नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कैरियर बाय विशाल यादव में स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपना टॉपिक कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम, उसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या ज्ञात करो जिसमें 46.61 मीटर लंबा और 33.18 मीटर चौड़ा कमरे के फर्श को पूरा पूरा ढका जा सके। ये भैया मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने ये है। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, उसने पूछा आपसे वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या ज्ञात करो, ठीक है। और वो ये कहता है कि वर्ग के आकार की हमारे पास टाइल है और जिसमें वो कहता है कि 46.61 मीटर तो आपका लॉन्ग है और चौड़ाई जो देता है वो देता है 33.18। इतनी बात क्लियर है? तो आप एक बात बताओ, वर्गाकार टाइल की कम से कम संख्या चाहिए। तो भैया कम से कम संख्या निकालने के लिए उसमें अधिक से अधिक उनका माप होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? नहीं, अगर आपको मान लीजिए, आप इस प्रकार मानिए, अगर टाइलों की संख्या कम से कम चाहिए, टाइलों की संख्या कम से कम चाहिए, तो जो उनकी माप होगी, जो उनकी लंबाई चौड़ाई होगी, वो अधिक से अधिक चाहिए कि नहीं चाहिए? जितनी अधिक लंबाई चौड़ाई की आपकी वर्गाकार टाइल की एक होगी तो उतनी कम से कम लगेंगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जितनी लंबाई चौड़ाई एक टाइल की अधिक से अधिक होगी, मैक्सिमम होगी, तो उतनी टाइल हमारी एक फर्श, कमरे के फर्श पर कम से कम आएंगी ना। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो उस आपको क्या निकालना है? कम से कम टाइलों की संख्या। तो भैया आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। बात समझ रहे? आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, मतलब टाइलों की संख्या निकालनी है। तो टाइलों की संख्या जब भी तो आएगी जब एरिया ऑफ फ्लोर बटे एरिया ऑफ टाइल्स आएगा। आप ही समझाता हूं मैं आपको ये बात। उसने पूछा है मैं टाइलों की कम से कम संख्या ज्ञात करो। मेरे पास लंबाई भी है, मेरे पास चौड़ाई भी है, तो मैं उसका फ्लोर का एरिया तो निकाल सकता हूं ना। एरिया निकालने का मुझे पता है कि ए स्क्वायर होता है, जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, मतलब आपका 46.61 गुणा 33.18 इसका क्षेत्रफल आ गया। ये बात तो आपको पता होगी। लेकिन कम से कम टाइल की संख्या तब आएगी जब वह उसका माप, उसकी लंबाई चौड़ाई मैक्सिमम टाइल्स की, जो एक टाइल्स की हमारी लंबाई चौड़ाई होगी वो मैक्सिमम लूंगा, अधिक से अधिक लूंगा, तब मेरी कम से कम टाइलों की संख्या आएगी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब टाइलों की संख्या निकालने के लिए एरिया ऑफ फ्लोर बटे एरिया ऑफ टाइल्स ही तो चाहिए। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए एक क्लास में मुझे 50 रुपए बांटने हैं, ठीक है, और मैं प्रत्येक को 5 रुपए देता हूं, प्रत्येक बच्चे को 5 रुपए देता हूं और टोटल मुझे 50 रुपए बांटने हैं। तभी तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। उसी प्रकार आपको यहां करना है। एरिया ऑफ फ्लोर, कितना फ्लोर है वो, और उसको एरिया ऑफ टाइल्स मतलब टाइल्स का जो एरिया लगाओगे, लंबाई गुणा चौड़ाई लगाओगे, उससे डिवाइड करोगे। एक टाइल्स की संख्या से उसके फ्लोर, जो टोटल फ्लोर है, उससे आप डिवाइड करोगे, तभी तो आप टाइलों की संख्या निकाल सकोगे कि नहीं। टोटल आपका जितना भी फ्लोर होगा उससे आप एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग करोगे, तभी तो भैया मेरा टाइल्सों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर एरिया ऑफ फ्लोर बटे एरिया ऑफ टाइल्स हो जाएगा, तभी मेरी नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी। अब फ्लोर का क्षेत्रफल तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अब एरिया ऑफ टाइल्स, अब एरिया ऑफ टाइल्स तो तभी निकाल लेंगे जब मुझे साइड ऑफ टाइल्स पता होगा। मतलब कहने का है कि एरिया तो तभी निकलेगा जब हमें इसकी भुजा पता होगा। तो भैया साइड ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे पहले। साइड ऑफ टाइल्स मतलब कहने का मेरा ये है कि पहले जो टाइल्स है उसकी आप भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद ही तो उसका क्षेत्रफल करेंगे, क्योंकि मुझे एरिया की भुजा तो ज्ञात थी, लंबाई भी ज्ञात थी, चौड़ाई भी ज्ञात थी, ठीक है। तो मैंने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन मुझे साइड ऑफ टाइल्स निकल जाएगा तो मैं एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था मैक्सिमम उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, तभी तो कम से कम टाइलों की संख्या आएगी। तो मैक्सिमम के लिए भैया क्या करेंगे, आप 46.61 और जो है 33.18 का एचसीएफ ले लेंगे।
जब तो हम इसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई अधिकतम होगी टाइल्स की, तभी तो कम से कम हमारी टाइल्स बिछेंगी। जब उनका आकार अधिक होगा लंबाई और चौड़ाई का, और अधिक से अधिक के लिए मैं क्या निकालता हूँ, मैं से निकालता हूँ। तो आप 46.61 और 33.18 का एसएफ मतलब मैसे याद कर लेंगे, तो इनका मैसा आएगा भैया 0.79 आप निकाल लेंगे, मैंने बता रखा है। 0.79 इसका एसएफ आएगा। क्लियर है? तो ये मेरी साइड ऑफ टाइल्स आ गई, मतलब जो टाइल्स की एक तरफ की साइड है, भुजा है, वो आपकी 0.79 आ गई। अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया वर्ग का एरिया मतलब 0.79 गुणा 0.79 0.79 गुणा 0.79, तो आप ये टाइल्स का एरिया होगा, ये आपका एरिया फ्लोर का था। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसकी गुणा भाग, एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी गुणा भाग करने में आपको 2 मिनट खप जाएंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट तो खप ही जाएगा। ठीक है? तो इतने में मेरे 2 या 3 सवाल होते हैं, तो आपको क्या करना भैया, ये गुणा भाग नहीं करनी। ठीक है? करने को आप कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको गुणा भाग नहीं करेंगे। जब मुझे पता है कि ये मेरा यूनिट डिजिट से हो जाएगा, तो मैं गुणा भाग क्यों करूं। और ऐसा नहीं है, यूनिट डिजिट से करने के लिए ऑप्शन, ये सवाल मैंने खुद से सेट किया है भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है? तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे। 9 नम 81 का क्या है यूनिट डिजिट, नीचे 1, ऊपर करेंगे 8 ही का ना 8, पॉइंट को भूल जाइए, ऊपर 2 संख्याओं से पहले है, यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव, यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले, यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव, तो दशमलव से दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा। तो 9 का ना 9 नम 81 का 1 यूनिट डिजिट 1 आया, और 8 का ना 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, ऊपर 8। अब 1 से 8 को काटेंगे तो भैया यूनिट डिजिट कितना आया, अगर 1 से 8 को डिवाइड करूंगा 8 ही आया ना यूनिट डिजिट। ऐसा कोई सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास 8 आता है? एक ही ऑप्शन है 2478, जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास 8 दे रखा है। अब चाहे तो आप इसकी गुणा कर लेना, जब देख लेना आप मल्टीप्लाई करके कितना टाइम लगता है, वरना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से कर लेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? बात समझ में आई? आशा करता हूं भैया समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी खास बात थी नहीं जो आपकी समझ में नहीं आई होगी। यूनिट डिजिट से कर लेंगे इसको। 9 नम 81 का 1, ठीक है, नीचे 1 आया, 8 का 8, ऊपर 8 आया। 1 से 8 को डिवाइड करोगे ना, क्योंकि डिवाइडेशन का है चिन्ह, तो डिवाइड तो करोगे, तो 1 से 8 को काटोगे तो कितना आया 8। तो हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो जस्ट आप एकदम क्लिक कर देंगे। 2478 मेरे पास टाइलों की कम से कम संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स। क्लियर है? तो उम्मीद है कि भैया ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। किसी मशीन में 2 पहिए हैं, ठीक है, जिनमें से एक में 32 दांत हैं तथा दूसरे में 36 दांत हैं। कहने का मतलब है, जो मेरे एक पहिया है, ये मान लीजिए हेस से स्टार्ट होता है, तो इसमें तो उसने दिए हैं 32 दांत, और दूसरा पहिया है, मान लीजिए वो हेस से स्टार्ट होता है और उसने दिए हैं उसमें 36 दांत। ठीक है? पहले में 32 दांत है, दूसरे में 36 दांत है, और दोनों पहिए आपस में सटे हुए हैं तथा बड़ा पहिया प्रति सेकंड 64 चक्कर लगाता है। तो ज्ञात करो कि 10 घंटे में 2 विशेष दांत कौन से, एक तो पहला 32 दांत वाला और एक दूसरा 36 दांत वाला, कितनी बार संपर्क में आएंगे। पहले आप एक बात बताओ, मान लीजिए 2 पहिए हैं, ठीक है, एक पहिया ये है, एक पहिया ये है, तो ये भी अपने रफ्तार से चल रहा है और ये भी अपनी रफ्तार से चल रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं इनका इस प्रकार का मोड़ आएगा ना, जहां दोनों आपस में जब सटे हुए हैं तो मिलेंगे। कहने का मतलब है कि ये भी मान लीजिए इस प्रकार चलता गया और ये भी इस प्रकार चलता गया, तो कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी देर बाद कितने भी दांत पे, कहीं ना कहीं एक वो मोड़ आएगा ना कि जहां ये आपस में अगर सटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? नहीं तो ये और ये आपस में कहा मिलेंगे, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए भी है। ये उस प्रकार मिलेंगे जहां मैं 32 और 36 का एल्शियम ले लूंगा। बात समझ पा रहे हैं अपनी? 32 दांत है, दूसरे में 36 दांत है, तो ये भी अपनी रफ्तार से चला, ये भी अपनी रफ्तार से चला, तो कहीं ना कहीं ये सटे हुए जब है तो कहीं ना कहीं मिलेंगे आपस में कि नहीं मिलेंगे। तो जब इसका एल्शियम ले लेंगे, तो इसका जब आप एल्शियम लोगे तो भैया इसका एल्शियम निकाल लोगे, तो 32 और 36 का एल्शियम क्या होगा, 8 चौक 32, 4 से कर लेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36, तो 8 नम 72, 72 चौक कितना हो जाएगा भैया आपके पास, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, मतलब 228 का एल्शियम आ गया। बात समझ रहे हैं आपने? जो मेरे पास 288 है, तो मैं ये कह सकता हूं 288 दांत पर ये आपस में मिलेंगे। बात समझ में कि आपकी आई या नहीं है? पहला 32, दूसरा 36 दांत है, तो मैंने इसका एल्शियम ले लिया, तो मैं यही तो कह सकता हूं 288 दांत पर ये आपस में मिल जाएंगे।
तो आपसे मैं पूछता हूँ ये इतनी बात समझ में आई, तो भैया इतना आप बोलोगे इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि बड़ा पहिया प्रति सेकंड 64 चक्कर लगाता है, 64। तो बड़ा पहिया आपका कितना चक्कर लगा रहा है, 64। बड़ा पहिया आपके 64 चक्कर लगाता है। और आप एक बात बताओ, एक चक्कर की यदि मैं बात करता हूं तो उसके पास कितने हैं, दूसरे वाला जो है बड़ा पहिया भैया यही तो है 36 दांत वाला, तो उसमें आपके 36 दांत है, 36 दांत है, और वो 64 चक्कर लगाता है। मैंने पूछा कि कुल कितने उस 64 चक्कर में दांत है उसके, तो भैया आपका जो आंसर होगा वो 64 गुणा 36 ही तो होगा। 64 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब कहने का है कि एक सेकंड में आपके 64 राउंड ही तो कर रहा है, एक सेकंड में 64 चक्कर ही तो लगाता है। और एक चक्कर में एक पूरे घेरे में आपके 36 दांत है, तो टोटल जो दांत होंगे वो 64 गुणा 36 होंगे कि नहीं होंगे बड़े पहिए में, बड़े पहिए की बात कर रहे हैं हम। अब यदि मैं कहूं कि बड़ा पहिया कितने चक्कर लगाता है, सॉरी बड़ा पहिया नहीं, टोटल जो डिस्टेंस होगी मेरी कितने दांत की होगी, 64 गुणा 36 की होगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमने उसने हमें बड़े पहिए की बात करी है, 64 चक्कर लगाता है, तो बड़े पहिया कितना था, 36 दांत थे, तो टोटल कितना हो गया 64 गुणा 36। अगर मैं दोनों की बात करता हूं कि इस टोटल डिस्टेंस में वे कि कितने बार आपस में मिलेंगे, तो भैया एक बार में 288 दांत पर मिलते थे, दोनों एक बार में 288 दांत पर, तो इस डिस्टेंस में कितनी बार मिलेंगे, तो 64 गुणा 36 को मैं 288 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो इसको कर देंगे, तो भैया काट लेंगे इसको, 8 से कट जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 8 से 24 और 4 बचा 48, 8 छम 48, 36 से 36, मतलब मेरे 8 बार मिलेंगे। जो मेरी डिस्टेंस आई थी 64 गुणा 36 आई टोटल, एक बार में ये 288 दांत पर मिलते हैं। तो मैंने पूछा टोटल डिस्टेंस में कितनी बार मिलेंगे, तो कितनी बार मिले, 8 बार मिल गए, मेरा ये जवाब, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद अभी मेरा आंसर नहीं है 8 बार, वो कहता है 10 घंटे में 2 विशेष दांत एक बार 8 बार मिल रहे हैं ना इतने में, लेकिन 10 घंटे में मिलाना है। एक सेकंड में 64 चक्कर लगाता है, तो 8 बार जो मिलेंगे ये आपका 1 सेकंड में मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसने दिया था हमें कि प्रति सेकंड 64 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाए, टोटल डिस्टेंस आई, तो 8 बार जो मिले वे 1 सेकंड में ही तो मिले। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, नहीं, लेकिन उसने हमसे पूछा 10 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो 1 सेकंड में आपका कितने 8 बार मिले, 10 घंटे की बात कर रहे हैं, तो 10 घंटे को भैया किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कर लेंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 6 चंग 36 और 36 अट्ठे कितना हो जाएगा, 36 अट्ठे और गुणा 3 0, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 और 8 से 24, 24 और 28, तो मेरे पास ये आपका आंसर हो जाएगा 2,88,000 बार में। उसने पूछा 2 विशेष दांत कितनी बार संपर्क में आएंगे, तो 2,88,000 बार संपर्क में आएंगे, क्योंकि 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाए थे, तो 8 बार 1 सेकंड में ही तो आपका 288 आया था इधर, मतलब 288 दांत पर मिलेंगे, टोटल थी 64 गुणा 36, तो हमने 288 से डिवाइड करा, तो 1 सेकंड में 8 बार ही तो मिले, हमें 10 घंटे में मिलाना कितनी बार, तो हमने सेकंड में कर लिया 10 गुणा 60 गुणा 60, और 1 सेकंड में कितना था 8 बार गुणा कर दी, तो 2,88,000 बार में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, माना n वह, ध्यान से समझेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है, बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 और आपका 4,665 और आपका 6,905 में भाग देने पर प्रत्येक दशम में समान शेष बचे। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, प्रत्येक दशम में समान शेष बचे, तो जब भी इस ऐसे क्वेश्चन की बात करेगा, ऐसा क्वेश्चन एक आध आता है तो आ जाता है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले काफी क्वेश्चन आते थे, अब तो मैंने किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन के ज्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा, मतलब ज्यादा डीप में मैं इसके नहीं जाऊंगा कि हाँ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पर इतना जरूर बता दूंगा कि आपसे क्वेश्चन बचेगा नहीं है, ठीक है, वरना अगर डीप ज्यादा जाऊंगा तो टाइम भी लगेगा, और एक आध क्वेश्चन नंबर का आता है तो आ जाता है, वरना आता नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, पहले जरूर आता था, अब भी आ जाएगा तो आप कर दोगे, इस तरीके का जरूर बता दूंगा। तो वो कहता है n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतने 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में समान शेष बचे। भैया जब भी आपसे बात करेगा कि आपकी 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, जब भी आपसे बोले कि प्रत्येक दशम में समान शेष बचे, तो आपको क्या करना है, समान शेष बचने के लिए आपको इनका डिफरेंस ले लेंगे। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब है इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, तो आपको क्या करना क्या है, a माइनस बी निकाल लेंगे,
बी माइनस सी निकाल लेंगे और सी माइनस ए निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये मैंने ए मान ली, ये मैंने बी मान ली, ये मैंने सी मान ली, तो मैं इनका डिफरेंस निकाल लूंगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब ये नहीं है कि ए माइनस बी है तो आप ए में से ही भी घटाओगे, मतलब बड़ी में से छोटा घटाना है। तो ए बी में डिफरेंस करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 2। एक बार दोबारा देख लेंगे, यह 4665 तो है, तो 5 में से 5 गया 0, फिर आपका 6 डाल लिया और 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा भैया 3 बचेगा। तो कितना आया 3360। उसके बाद बी माइनस सी मतलब बड़े में से छोटा घटाना। 6905 में 4665 घटाओ, तो 5 में से 5 गए 0 और आपका यहाँ 0 है तो 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 8 में 6 गए सॉरी 2 और फिर कितना बचा 5 में 4 गए 8 में 6 गए 6 बचा 6 में 4 गए 2, तो 2240। उसके बाद सी माइनस ए मतलब 6905 में से 1305 घटाए, तो 5 में से 5 गए 0 और आपका 0 उतर जाएगा इधर और 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 1 गया 5, तो हमारे बचे 5600। अब ये जो संख्या आई है हमें इसका एचसीएफ लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जो इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम जब भी समान शेष बचेगा तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए जो संख्या आएंगी आपको इनका एचसीएफ लेना है, में से लेना है, वही मेरा आंसर होता है। तो 3360, 2240 और 5600 का एचसीएफ लोगे तो इसका जो मैसे है वो मेरे पास 1120 आ जाएगा। जो इसका एचसीएफ है मैसे है वो 1120 आ जाएगा। वो कुछ नहीं करना, देख लो 1120 दूनी 1120 दिया और 1120 पंजे। तो इस डायरेक्ट एचसीएफ निकालना मैंने आपको बता रखा है और मैं यही आपको क्या एचसीएफ निकाल लूं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कभी कभी यही पूछ सकता था आपको यहाँ कि एन के अंकों का योग बताओ, तो आप क्या करते इसका योग बताते, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो हमारा क्या आंसर था 4 था। तो कुछ नहीं करना, आपको इनका अंतर करना है। जो मेरे पास ये संख्या आएंगी इनका में से निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी ना, उसके लिए में से निकालते हैं, तो इन संख्याओं का में से निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है 1120, यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और में से 37 दिया है, तो आपको एलसीएम बताना क्या है। आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम मेरा होता है। आपको ये बात ज्ञात है, अच्छे से ज्ञात है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे लॉन्ग विधि से कर लो, कहने का मतलब पूरा सोल्व कर लो, और चाहे आप इसे शॉर्ट से कर लो, यूनिट डिजिट से कर लो, ये आपके हाथ में है। जो बात मैं बताऊंगा यदि आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। छोटी छोटी बातों का ज्ञान सबको होना चाहिए, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप समझ लीजिए गुणा भाग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें अगर इलझ गए तो भैया आप 2-4 क्वेश्चन गोल कर पाओगे। क्लियर है? कड़वा सच होता है, मैं आपको सत्य बताता हूँ, सत्य बात कड़वी लगती है। बात समझ पा रहे हैं आपने? नंबर्स की नॉलेज है तो आप मैथ बहुत जल्दी से तरीके से कर सकते हैं। तो वो कहता है दो संख्याओं को गुणनफल 4107 है, तो भैया दो संख्या यही तो है, ये गुणा भी इनका गुणनफल कहता है वो 4160 है। 4107 है, यदि में से 37 है तो में से 37 है, तो हमसे क्या पूछा है एलसीएम, हमसे पूछा है एलसीएम क्या होगा। अब चाहे तो आप इसे पूरा सोल्व कर लो, पूरा सोल्व कैसे करोगे, एलसीएम निकालना 37 से डिवाइड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन कम से कम उसमें भी तो आपकी 20, 25, 30 सेकंड खप सकती हैं, तो मैं पूरा सोल्व क्यों करूं, मुझे कितनी यूनिट डिजिट चाहिए, मैं इकाई के अनुसार करता हूं तो 7, इधर 7 है ना, तो इधर भी तो यूनिट डिजिट 7 ही चाहिए, और 7 यूनिट डिजिट तब आएगी जब मैं एक की गुणा कर दूंगा 7 ही करना 7। अब ऐसा ऑप्शन है कोई भैया, ये तो देखते ही कट जाएगा। 7 7 49, 9 यूनिट डिजिट, 7 पंजे 35, 5 यूनिट डिजिट, तो ये तो आपके देखते ही कैंसिल हो गए, बचे 2, 101 और 111। अब आप एक बार बताओ, ये बात किसे नहीं पता, अगर 37 की मैं 101 में गुणा करता हूं तो मेरे पास 37 और 37 आएगा, और आना कितना चाहिए 4107। ये बात तो आपको पता होगी कि 37 की यदि मैं 101 में मल्टीप्लाई करता हूं तो भैया 37 ही तो आएगा, 3737 ही तो आएगा हमारा उत्तर, और इधर कितना है 4107। तो जो इधर है वही तो इधर भी आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होते हैं। तो ये तो आपका देखते ही कैंसिल हो गया। अगर इतनी नॉलेज भी आपको नहीं है तो आप व्यर्थ, यू आर लिविंग इन फुटाइल, आप व्यर्थ में तैयारी कर रहे हैं, आप व्यर्थ में जी रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इतनी बात आपको पता होगी, 37 में 101 की गुणा हो गई तो 37 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो फिर भी नहीं होगा। अब बचा जिसका इकाई अंक 1 है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर होगा 111, जिसकी मैं अगर 111 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 ही करना 7, यूनिट डिजिट कितना आता है 7 आता है, और इधर भी कितनी यूनिट डिजिट कितना है 7 है, और इधर भी 7 है, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 111 हो जाएगा। 101 होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई 3737 आएगी और आनी कितनी चाहिए 4107।
तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रकार के अगर ऑप्शन देता है आपको तो ऑप्शन में देख लिया करो कि किसकी गुणा करके हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे 101 की 37 में गुणा करके डायरेक्ट पता चला 3737 आपका आंसर नहीं होगा, तो हमने किस में गुणा कर दी 111 में, और इससे आपका यूनिट डिजिट 7 आता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।